सभी साथियों को मेरा नमस्कार और मेरे इस YouTube मंच पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। MPPSC प्रारंभिक परीक्षा 2023 के अंतर्गत फ्री लेक्चर श्रृंखला में हम लोग आज 5वां लेक्चर लेके आए हैं और आज का हमारा जो टॉपिक है वह है सातवाहन काल। जी हाँ, मौर्योत्तर काल के अंतर्गत हम लोग आज सातवाहन काल की चर्चा करने वाले हैं, जिसने 200 वर्षों से अधिक तक जो है अबाध रूप से शासन किया और भारतीय इतिहास में एक पहला राजवंश बना जिसने इतने लंबे समय तक लगातार शासन किया। सामान्यतः हम किताबों में सातवाहन काल के बारे में बड़ा ही संक्षिप्त हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग इसको डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे। कम समय में हम लोग जानेंगे क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। यूपीएससी हो चाहे स्टेट पीसीएस हो, सभी में इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। चलिए, तो हम लोग ज़्यादा समय ना लेते हुए हम लोग वीडियो आगे ले जाते हैं अपना। सबसे पहले कोट आता है कि वह दूसरों को अभयदान देने के लिए सदा तैयार रहता था। अपराधी शत्रु को मारने में भी उसकी रुचि नहीं थी। वह प्रजा के सुख दुख को अपना सुख दुख समझता था। उसने स्मृति ग्रंथों में निहित नियमों के अनुसार अपने प्रजा पर कर लगाए। ये नासिक प्रशस्ति से हमें ज्ञात होता है। ये बात हो रही है गौतमी पुत्र की, है ना। इस कोट को आप लोग ध्यान रखिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट कोट है। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं सातवाहन वंश की के लगभग 60 ईसा पूर्व में। हम लोग देखते हैं कि मौर्य वंश के पतन के बाद भारत में कई छोटे छोटे राज्य स्थापित हुए और जिन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों का जमकर संघर्ष जो है उनसे लिया। सातवाहन काल अमूमन लगभग जो है 60 ईसा पूर्व से प्रारंभ होता है और 240 ईस्वी, है ना, अगर देखा जाए तो ये लगभग 300 वर्षों तक जो है इसका शासन रहता है। भारत का एक प्राचीन राजवंश है जिसने केंद्रीय दक्षिण भारत पर शासन किया। भारतीय इतिहास में यह राजवंश आंध्र वंश के नाम से जाना जाता है। इसे आंध्र भृत्य भी कहा जाता है। और सातवाहन वंश का जो पहला राजा था उसका नाम था सिमुक। जी सिमुक है, सिमुक ने पहला जो है इस वंश का राजा था और जिसने सातवाहन वंश की नींव डाली। आगे देखते हैं, एक नज़र में हम लोग सातवाहन वंश के संस्थापक की हम चर्चा कर चुके हैं। सबसे पहले सिमुक का नाम आता है। सातवाहन वंश की राज की भाषा की बात करें तो प्राकृत भाषा और लिपि जो थी इनकी ब्राह्मी थी। राजधानी इनकी प्रतिष्ठान थी जो गोदावरी के तट पर थी। औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। इस वंश के अंतर्गत अजंता और एलोरा की गुफाएं महत्वपूर्ण है। लगभग 300 वर्षों तक शासन किया। और सातवाहन कालीन अभिलेखों की बात करें तो नानाघाट अभिलेख, गौतमी शतकर्णी के 2 गुहालेख, गौतमी बलश्री का नासिक, वशिष्ठ पुत्र पुलुमापी का कार्ले नासिक और यज्ञश्री शतकर्णी का नासिक गुहालेख। तो कुल मिला के स्थापत्य के संदर्भ में इनके गुहालेख और जो लेख हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिनसे हमें एक व्यापक जानकारी इस राजवंश के बारे में प्राप्त होती है। चलिए, सातवाहन वंश में वैसे तो कई सारे राजा हुए, लेकिन हम प्रमुख राजाओं की बात करें तो सिमुक का नाम आता है जो कि इस वंश का संस्थापक था। दूसरे नंबर पे कृष्ण है, सतकर्णी है, गौतमी पुत्र शतकर्णी, वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी, वशिष्ठ पुत्र सतकर्णी, शिव स्कंद, यज्ञश्री सतकर्णी और विजय। ये कुछ महत्वपूर्ण शासक हैं जिन शासकों की चर्चा हम लोग इसमें करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। वैसे शासकों की संख्या कई ज़्यादा रही, इतना लंबा शासनकाल, लगभग 300 वर्षों से अधिक सा शासन रहा। तो शासक तो बहुत रहे, लेकिन हम लोग शॉर्ट लिस्ट करके कुछ महत्वपूर्ण शासकों की चर्चा यहाँ पे करने वाले हैं। सबसे पहले बात करें हम सिमुक की, तो सिमुक 235 ईसा पूर्व के आसपास, है ना, से 212 ईसा पूर्व, है ना, ये जो है इस वंश का शासक रहा है और लगभग इसने 23 साल तक शासन किया। पुराणों में इसके लिए शिशुक, सिंधुक और शिप्रक, है ना, आदि नामों से इसको पुकारा गया है। पुराणों से हमें ज्ञात होता है कि कण्व शासकों की शक्ति का नाश करके तथा बचे हुए शुंग मुखियाओं का दमन करके उसने सातवाहन वंश की जो नींव है उसको रखा था, है ना। जैन अनुश्रुतियों के अनुसार सिमुक ने अपने शासनकाल के अंतर्गत जैन और बौद्ध मंदिरों का निर्माण कराया। चलिए नेक्स्ट है, सिमुक की मृत्यु के पश्चात उसका छोटा भाई जिसे कान्हा या कृष्ण कहा जाता है राजगद्दी पर बैठता है। नासिक के शिलालेख से पता चलता है कि कान्हा के समय में सातवाहन साम्राज्य पश्चिम में नासिक तक फैल गया था।
थोड़ा सा देख लें, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। पश्चिम में लगभग यहाँ तक नासिक जो महाराष्ट्र है वहाँ तक ये फैल गया था। अब महत्वपूर्ण शासक की बात करते हैं, वो तो महत्वपूर्ण शासक है सतकर्णी। कृष्ण के बाद उसका भतीजा और सिमुख का पुत्र प्रतिष्ठान मतलब ये उनकी राजधानी थी, प्रतिष्ठान के राज सिंहासन पर पदासीन हुआ और उसने सातवाहन राज्य का बहुत अधिक विस्तार किया। जहाँ तक उसके विवाह की बात होती है तो उसने नायनिका या जैसे नागरिका की नाम की कुमारी के साथ विवाह किया, जो कि एक बड़े महारथी सरदार की दुहिता या पुत्री मानी जाती है। सतकर्णी के सिक्कों पर उसके ससुर अंगी कुलीन महारथी श्रृंगकरीसे का नाम भी अंकित है। शिलालेखों में उसे दक्षिणापथ और अप्रतिहत चक्र भी कहा जाता है या विश्लेषणों से संबोधित भी किया गया है। इस प्रतापी राजा ने राष्ट्रीय यज्ञ किए और 2 बार अश्वमेध यज्ञ भी किए। किसने? सतकर्णी की चर्चा हो रही है। सतकर्णी के राज्य में प्राचीन वैदिक धर्म का पुनरुत्थान हुआ और उसकी मृत्यु के उपरांत रानी नायनिका ने शासन किया, है ना। नायनिका कौन थी भाई? ये महारथी जो थे उस समय, उनकी दोहती थी या पुत्री थी, है ना। और महत्वपूर्ण बात है कि इन्होंने राष्ट्रीय यज्ञ भी किया, 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया, और जब इनकी मृत्यु हो गई तो पत्नी जो नायनिका थी या नागरिका जो थी, उन्होंने यह जो है शासन किया। सतकर्णी प्रथम के बारे में मध्य प्रदेश से जुड़ी जानकारी के संदर्भ में देखते हैं तो सांची के जो बड़ा महास्तूप है उसकी वेदिका में एक लेख है। लेख में लिखा है कि सतकर्णी के पूर्वी मालवा क्षेत्र पर हमें अधिकार का ज्ञान होता है। तो सांची के बड़ा महास्तूप है उसकी वेदिका में एक लेख है जिसमें हमें जानकारी मिलती है कि जो पूर्वी मालवा का जो क्षेत्र है वह सतकर्णी प्रथम के अधिकार में था। अभिलेख से हमें यह भी ज्ञात होता है कि राजा सीरी के समय कोई वशिष्ठ पुत्र आनंद थे, है ना, एक वरिष्ठ अधिकारी थे, इनके द्वारा दान दिया गया। तो इसकी जानकारी भी हमें अभिलेखों से प्राप्त होती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस वंश के इस शासक की बात करें तो इसके तांबे के सिक्के होशंगाबाद के निकट एक नादनेर पड़ता है, उस नादनेर से हमको प्राप्त होते हैं, जिस पर ब्राह्मी में जो ब्राह्मी लिपि है उसमें लिखा है रनो सीरी सतकर्णी। क्या लिखा है? रनो सीरी सतकर्णी, है ना। तो ये महत्वपूर्ण बात है। सतकर्णी प्रथम को अप्रतिहत रथ या दक्षिण जो है पथपति की उपाधि भी दी जाती है। उल्लेखनीय है कि सतकर्णी प्रथम को हाथी गुम्फा में पश्चिम का स्वामी कहा गया है। क्या कहा गया है? पश्चिम का स्वामी कहा गया है। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है जो हमने सतकर्णी के बारे में जानी कि एक तो इनकी मृत्यु के बाद इनकी पत्नी ने शासन किया, 2 बार अश्वमेध यज्ञ किए, 1 बार राष्ट्रीय यज्ञ भी इन्होंने किया। सांची के महास्तूप वेदिका से ज्ञान होता है कि सतकर्णी प्रथम का पूर्वी मालवा क्षेत्र पर अधिकार था, है ना। अभिलेख से ज्ञात होता है कि राजा सीरी के समय वशिष्ठ पुत्री आनंद ने, है ना, जो कि वरिष्ठ अधिकारी थे, उन्होंने दान दिया। इसकी चर्चा भी लेख में होती है। इसके अलावा सतकर्णी प्रथम के होशंगाबाद के निकट एक जगह है नादनेर, जहाँ से हमें बड़ी संख्या में सिक्के प्राप्त हुए हैं तांबे के, और जिस पर ब्राह्मी लिपि में रनो सीरी सतकर्णी लिखा है। और इसके अलावा सतकर्णी के बारे में एक और बात महत्वपूर्ण है कि इनको पश्चिम का स्वामी भी कहा गया है। हाथी गुम्फा अभिलेख जो कि खारवेल का है। चलिए नेक्स्ट शासक का नाम आता है गौतमीपुत्र सतकर्णी। सतकर्णी प्रथम से लेकर जो गौतमीपुत्र सतकर्णी के बीच का जो काल है उसको संकट काल की संज्ञा जो है इतिहासकारों ने दी है। यानी यहाँ पे उथल पुथल, जो राजनीतिक उथल पुथल है वो लगातार चलती रही, इसलिए संकट काल इसको कहा गया है। गौतमीपुत्र के समय, यानी गौतमीपुत्र सतकर्णी के समय और तथा उसकी विजय के बारे में हमें उसकी जो जानकारी है, उसकी माता का नाम था गौतमी वलश्री, है ना। इनका जो नासिक शिलालेख था इससे हमको जानकारी प्राप्त होती है। और इस संदर्भ में इस लेख में यह जानकारी भी प्राप्त होती है कि उसने क्षत्रियों के अहंकार का मान मर्दन किया। यानी ये बात इस बात का सूचक है कि कहीं ना कहीं गौतमीपुत्र सतकर्णी ने, जो कि वैदिक धर्म का प्राश्रयदाता भी था और उसने जो है कहना चाहिए कि ब्राह्मण धर्म का
जो है मान बढ़ाया था। इसने क्षत्रिय राजाओं को हराया, इसलिए लेख में इसको क्षत्रियों के अहंकार का मान मर्दन करने वाला भी कहा गया है। तो गौतमीपुत्र शतकर्णी के बारे में ये है कि शतकर्णी प्रथम से लेके जो गौतमीपुत्र शतकर्णी के बीच का काल है वो संकट काल है। इसके बारे में जानकारी इसके माता के गौतमी वलश्री जो थी, जिनके नासिक शिलालेख से जानकारी होती है। और इस संदर्भ में इस लेख में यह भी जानकारी मिलती है कि इसने क्षत्रियों के अहंकार का मान मर्दन किया। अब नेक्स्ट बात जो आती है कि इसको त्रिसमुद्र तोय पीत वाहन, है ना, ये नाम से ही स्पष्ट है त्रिसमुद्र से कि इसका जो शासन का जो प्रसार है वो त्रिसमुद्र मतलब बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर तक था। ये उपाधि शायद इसीलिए ली गई होगी, है ना। इसका तीनों मतलब जो चर्चा मिलती है कि तीनों समुद्रों तक इसका शासन था। त्रिसमुद्र तोय पीत वाहन। नेक्स्ट, उसकी सबसे बड़ी अगर उपलब्धि की बात की जाए तो क्षहरात वंश के जो शासक थे नहपान, है ना, और उसके वंशजों की जो है गौतमीपुत्र शतकर्णी के माध्यम से पराजय हुई। नासिक जिला जो कि महाराष्ट्र में है, वहाँ पे एक जगह है जिसका नाम है जोगल थम्पी नामक गांव। वहाँ पे 1906 में उत्खनन के दौरान लगभग 13,000 सिक्कों का एक ढेर प्राप्त हुआ था। और ये सब सिक्के एक क्षत्रप यानी नहपान के हैं, है ना। तो नहपान के जो सिक्के हैं नासिक जिले के जोगल थम्पी से प्राप्त हुए हैं। और इन सिक्कों में की बात की जाए तो इनमें लगभग 2/3 सिक्कों पर गौतमीपुत्र का नाम है, जो इस बात का प्रमाण होता है कि इसको फिर से ढाला गया और ये गौतमीपुत्र के नहपान पर आधिपत्य को भी सूचित करते हैं। इस वंश के प्रतापी शासक गौतमीपुत्र शतकर्णी, है ना, इस देखिए अपन इसकी चर्चा कर चुके हैं, है ना। नासिक गुहा लेख, है ना, में के अनुसार विदर्भ के प्रांत का भी इस पे इसका जो है अधिकार था। गौतमीपुत्र शतकर्णी के शासन में अगर बात की जाए, और थोड़ा सा यहाँ देखने की जरूरत है कि अनूप, दूसरा है आकर, है ना, और तीसरा है अवंती, है ना। तो अनूप, आकर और अवंती, ये तीनों क्षेत्र जो है ये उज्जैन के हैं। अनूप मतलब हो गया निमाड़, आकर मतलब लगभग पूर्वी मालवा विदिशा के आसपास का एरिया, अवंती यानी उज्जैन, यहाँ पे इसका अधिकार था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अगले शासक का नाम है वशिष्ठ पुत्र पुलमावी। क्षत्रप ने नर्मदा की भूमि उत्तर उत्तरी कोंकण में ली। पुलमावी रुद्र और रुद्रदामन जो उज्जैन के क्षत्रप थे के बीच 2 बार लड़ाई। पुलमावी और रुद्रदामन के बीच कितनी बार लड़ाई हुई? 2 बार लड़ाई हुई। दोनों में रुद्रदामन ने वशिष्ठ पुत्र पुलमावी को हराया। लेकिन बेटी जो था, बेटी का नाम था वस्तीति, है ना। उनकी बेटी वस्तीति के बेटे सतकर्णी द्वितीय को हराकर इस कारण समझौता हो गया। चलिए, इनने वैवाहिक संबंध के माध्यम से, है ना, जो शक थे, है ना, रुद्रदामन जो था शक और दूसरा ये आंध्र सातवाहन, इनमें वैवाहिक संबंध जो है स्थापित हुए थे। थोड़ी समय के लिए शांति भी स्थापित हो गई। चोल मंडल के तट से पुलमावी के जो सिक्के मिले हैं उसके उन पर 2 मस्तूल जहाज, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन यूपीएससी और कई सारे स्टेट पीएससी में भी आया हुआ है ना। मस्तूल वाले जहाज का चित्र जो है, ऐसे सिक्के किसके हैं? तो वो है वशिष्ठ पुत्र पुलमावी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट स्लाइड हमारी है वो है हाल पे। हाल जो है वो इस वंश के महत्वपूर्ण शासक थे, एक प्रकार से दार्शनिक राजा भी इन्हें कहा जा सकता है। हाल शांति के रूप में अग्रणी माने जाते हैं और साहित्यिक अभिरुचि के कारण जो है चर्चा में रहे हैं। उनका नाम जो है पुराण, लीलावती, ये बहुत सारे ऐसे ग्रंथों की चर्चा यहाँ पे की गई है। एक तो पुराण, दूसरा लीलावती, सप्तशती, अभिधान चिंतामणि आदि ग्रंथों में हाल के नाम की चर्चा है। यह माना जाता है कि प्राकृत भाषा में जो किताब लिखी गई सप्तशती, है ना, या जिसे हम सत्सई कहते हैं, कि रचयिता जो है वो हाल है ना। इसको गाथा सप्तशती भी कहा जाता है। और इसके रचयिता कौन है? हाल है, जो कि प्राकृत भाषा में है। बृहत कथा के लेखक जिनका नाम है गुणाढ्य भी हाल के समकालीन माने जाते हैं।
बृहत कथा के लेखक गुणाढ्य भी हाल के जो है समकालीन माने जाते हैं तथा कदाचित पैशाची भाषा में लिखी इस पुस्तक की रचना हाल के ही संरक्षण में हुई। यानी जो गुणाढ्य ने जो है नेक्स्ट है कातंत्र नामक संस्कृत व्याकरण के लेखक। कातंत्र नामक संस्कृत व्याकरण के लेखक शर्ववर्मन है ना, ये भी निवास करते थे। कालांतर में बुद्ध स्वामी की जो बृहत कथा श्लोक संग्रह है, क्षेमेंद्र की बृहत कथा मंजरी है, सौंदेव का कथा सरित सागर है नामक तीनों ग्रंथों की उत्पत्ति गुणाढ्य की बृहत कथा से आती है ना। बृहत कथा एक इम्पोर्टेंट पार्ट है जिसके लेखक गुणाढ्य हैं जो हाल के समकालीन थे है ना। इनकी जो किताब है ये बृहत कथा, ये बुद्ध स्वामी की बृहत कथा श्लोक संग्रह, क्षेमेंद्र की बृहत कथा मंजरी, सोमदेव का कथा सरित सागर, इन तीनों ग्रंथों की उत्पत्ति जो है वो गुणाढ्य की बृहत कथा से हुई है। ये इम्पोर्टेंट चीज है। नेक्स्ट है कुछ मिसलेनियस जानकारी। सातवाहन शासकों के राजा श्री 7 के नाम के सिक्के हमें उज्जैन, देवास, होशंगाबाद, जबलपुर यानी तेवर, भेड़ाघाट, त्रिपुरी से मिलते हैं। राजा श्री 7 के सिक्के मध्य प्रदेश में कहाँ से? उज्जैन और देवास से, होशंगाबाद और जबलपुर से प्राप्त होते हैं। और वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी के सिक्के हमको भेलसा यानी विदिशा और देवास जिले से मिलते हैं। ये वही वशिष्ठ पुलुमावी है जिसके सिक्के 2 मस्तूल जहाज वाले है ना हमको प्राप्त हुए थे। चलिए अंतिम सातवाहन शासक जो महत्वपूर्ण शासक है यज्ञश्री सतकर्णी, इसके भी सिक्के हमें वेसनगर यानी विदिशा, तेवर यानी जबलपुर के पास और देवास से प्राप्त हुए हैं। बाण ने इसे त्रिसमुद्राधिपति और नागार्जुन का मित्र कहा है। यानी जो यज्ञश्री सतकर्णी है इसको बाण ने है ना, बाण मतलब बाण भट्ट की बात कर रहे हैं, बाण भट्ट है ना, ने त्रिसमुद्राधिपति यानी 3 समुद्रों का अधिपति या स्वामी कहा है। साथ ही नागार्जुन का मित्र कहा जो दार्शनिक नागार्जुन थे। इस काल के रोम के सिक्के हमें आवा या आवरा ये मंदसौर के पास है ना और चकरखेड़ा से प्राप्त हुए। ठीक, नेक्स्ट वेणकटक नामक नगर की स्थापना है ना। वेणकटक नामक नगर और वेणकटक स्वामी, वेणकटक स्वामी, ये स्वामी वेणकटक स्वामी है उपाधि, और वेणकटक नामक नगर इसकी स्थापना जो है वो किसने की थी? गौतमी पुत्र सतकर्णी है ना, इम्पोर्टेंट है। इस काल के यानी आंध्र सातवाहन वंश के काल के जो तांबे और कांसे के अलावा शीशे के सिक्के बड़े प्रचलित हैं। व्यापारियों के काफलों के प्रमुख को इस समय सार्थवाह कहा जाता था। भड़ौच इस समय एक महत्वपूर्ण बंदरगाह एवं व्यापारिक केंद्र था। ये इंपॉर्टेंट है, भड़ौच का नाम आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है शातवाहन संस्कृति की शासन व्यवस्था की हम लोग बात करें तो शासन का स्वरूप तो राजतंत्रात्मक था। राजतंत्रात्मक था मतलब राजा का तंत्र जो है स्थापित था, राजा ही सर्वशक्तिशाली था। सारी कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका तीनों शक्तियां राजा के पास होती थीं। वह अपनी देवी उत्पत्ति में विश्वास रखता था। यानी राजा की उत्पत्ति देवताओं के माध्यम से हुई है। देवता के अनुयायी मतलब देवताओं के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में राजा है। नासिक लेख में गौतमी पुत्र सतकर्णी की तुलना कई देवताओं से की है। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात आती है मौर्योत्तर काल में। अब जो राजा हुआ करते थे, जो राजा की देवी उत्पत्ति सिद्धांत की चर्चाएं चल रही थी, तो राजतंत्र को में जो है देवत्व की स्थापना करने का लगातार प्रयास किया गया और राजा को जो है किससे जोड़ा गया? देवताओं के माध्यम, देवताओं से जोड़ने का प्रयास किया गया। इसका कारण ये था कि अब जो है राजनीति को धर्म का प्रश्रय अधिक मात्रा में मिलने वाला था और ये धार्मिक मान्यता जो है स्थापित करके क्या करेंगे? राजतंत्र को वैधता प्रदान की जाती। इससे राजतंत्र को वैधता के लिए धर्म का सहारा लिया गया।
इस काल में हमें दो रानियों की चर्चा मिलती है। एक का नाम आता है नागनिका, जो कि शतकर्णी प्रथम की पत्नी थी, और दूसरी गौतमी बलशुरी, जो गौतमी शतकर्णी की माता थी, है ना, ने प्रशासन में सक्रिय रूप से भाग लिया। नागनिका कौन थी? शतकर्णी प्रथम की पत्नी थी। और गौतमी बलश्री, जिसके नासिक अपन ने अभिलेख की चर्चा करी थी, वो गौतमी पुत्र शतकर्णी की माता जी थी, है ना। कंफ्यूज मत होना, शतकर्णी प्रथम अलग है, गौतमी पुत्र शतकर्णी अलग। गौतमी पुत्र शतकर्णी तथा उसके पुत्र पुलुमावी ने महासेनापति नामक एक उच्च पदाधिकारी की नियुक्ति भी की थी। कार्ले और कन्हेरी के लेखों में सातवाहन काल में 3 प्रकार के सामंतों की चर्चा मिलती है। एक का नाम है महारथी, दूसरे का नाम है महाभोज और तीसरे का नाम है महासेनापति। याद रखिए, मैंने जब आपको जो शतकर्णी प्रथम पढ़ाया था और बताया था कि नागनिका से इन्होंने विवाह किया था, तो वो किसकी पुत्री थी? महारथी। महारथी समझ गए, एक प्रकार का सामंत होता था, है ना। जैसे महाभोज और महासेनापति की भी चर्चा मिली है 3 प्रकार के सामंतों में, तो महारथी जो है भी एक सामंत होता था। और कार्ले और कन्हेरी के जो कि बौद्ध चैत्य विहारों की चर्चा हम आगे पढ़ेंगे, उसमें कार्ले और कन्हेरी की भी चर्चा हम लोग करेंगे। तो वहाँ पे जो लेख प्राप्त हुआ है, वहाँ से हमें महारथी और महाभोज, महासेनापति 3 प्रकार के सामंतों की चर्चा हमें मिलती है ना। और महासेनापति नामक उच्च पदाधिकारी की नियुक्ति किसने की थी? गौतमी पुत्र शतकर्णी और वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी। तो कहीं ना कहीं आपको आगे चल के जब आप सामंतवादी व्यवस्था देखेंगे, उसके चिन्ह हमें वास्तव में मौर्योत्तर काल में सातवाहन वंश के अंतर्गत दिखाई देने लगते हैं। शुरुआत जो है लगभग यहीं से हो जाती है। चलिए, ये तीनों बड़े सामंत थे और उन्हें अपने क्षेत्रों में निर्मित सिक्के उत्तीर्ण करने का अधिकार था। देखिए, ये सिक्के उत्तीर्ण करने का जो अधिकार है, वो भी इन सामंतों को दिया गया था। यानी निश्चित रूप से जो अधिकार है वो अब ट्रांसफर हो रहे थे, है ना, सामंतों के लिए। यानी कहीं ना कहीं ये डिसेंट्रलाइजेशन को भी बताता है कि अब शक्ति का केंद्रीकरण नहीं रहा। जो अधीनस्थ सामंत थे उनको भी कुछ जो है अधिकार दे दिएगा, क्योंकि सिक्के ढालना एक बड़ा अधिकार माना जा सकता है ना। तो इन जो सेनापति थे, जिस प्रकार के जो सामंत थे, उनको सिक्के डालने का अधिकार दिया गया। पश्चिम घाट के ऊपरी भाग में महारठी और महाभोज उत्तरी कोंकण के सामंत थे, है ना। महारठी या महारथी जो है वह पश्चिम घाट के ऊपरी भाग में, और जो महाभोज होते थे वह उत्तरी कोंकण के सामंत होते हैं। प्रशासन की सुविधा से देखा जाए तो साम्राज्य को अनेक भागों में बांटा गया, जिनमें आहार प्रमुख थे। प्रत्येक आहार जो होता था के अंतर्गत कई सारे निगम भी होते थे और उनमें कई गांव होते थे। लेखों में हमें देखते हैं, लेखों में जो चर्चा मिलती है कि गोवर्धन, सोपारा, मामल, सातवाहन आदि आहारों के विषय में सूचनाएं मिलती हैं। गोवर्धन, सोपारा, मामल, है ना, जो आदि जो सातवाहन आहार है, इनकी सूचनाएं मिलती हैं। और प्रत्येक आहार पे तो शासन जो है वो एक आमत्य करता था, ठीक है ना। गौतमीपुत्र शतकर्णी और पुलुमावी के समय में विष्णुपालक के सेमक और शिव स्कंद ने गोवर्धन आहार, है ना, शिव स्कंद ने गोवर्धन आहार का बारी बारी से शासन किया, ठीक है। जो आमत्य राजधानी में रहकर सम्राट की सेवा करते थे, उनके लिए राजा आमत्य शब्द का प्रयोग हुआ है। क्या शब्द हुआ है? नाम। जो राजधानी में रहते थे उनको राजा आमत्य कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट। सातवाहन लेखों में प्रशासन के कुछ अन्य पदाधिकारियों के नाम भी मिलते हैं, जैसे भांडागारिक जो कि कोषाध्यक्ष होता था, रज्जुक जो राजस्व विभाग का प्रमुख था, एक पनीघरक था जो नगरों में जलापूर्ति करने वाला अधिकारी होता था, एक कर्मांतिक होता था जो भवनों के निर्माण की देखरेख करने वाला होता था, और सेनापति आदि। आहार के नीचे ग्राम होते थे। ग्राम का अध्यक्ष ग्रामिक होता था जो ग्राम शासन के लिए उत्तरदायी था। हाल ने जो गाथा सप्तशती लिखी है उसमें ग्रामीणी का उल्लेख मिलता है ना, और उसके अधिकार में 5 से लेकर 10 गांव तक होते थे। कुछ लेखों में से गृहपति शब्द भी मिलता है। तो जो ग्रामीणी की चर्चा है, जिसके अंतर्गत 5 से 10 गांव होते थे, इसकी चर्चा हाल के गाथा सप्तशती में हाल एक महत्वपूर्ण
शासक भी है। अब ध्यान रखिए, पीछे चर्चा हम लोग कर चुके हैं, है ना। नेक्स्ट है कि नगरों का शासन जो है वो निगम सभाओं के द्वारा होता था। लेखों में भरूकक्ष या भड़ौच, सोपारा, कल्याण, पैठन, गोवर्धन, धनकटक या धान्यकटक आदि नगरों की भी चर्चा मिलती है। इनमें से कुछ बहुत बड़े प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र भी थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, सातवाहन संस्कृति की जो देख लें भाई कि इसमें सामाजिक दशा क्या थी। सातवाहन नरेश स्वयं ब्राह्मण थे। नासिक प्रशस्ति में गौतमी पुत्र को अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया है। नासिक प्रशस्ति में गौतमी पुत्र को अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया। क्या कहा गया है? अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया। किसको? गौतमी पुत्र सतकर्णी को। किसमें? नासिक प्रशस्ति में। स्वयं ये लोग ब्राह्मण थे, जिसने समाज में वर्णाश्रम को प्रतिष्ठापित किया। यानी जो हम लोग जिस चीज को शुंग शासन में देखा था वही हमें सातवाहन में दिखती है कि वर्णाश्रम के लिए इन्होंने काम किया, वर्णाश्रम धर्म को प्रतिष्ठित करने में और वर्ण संकरता को रोकने का प्रयास किया। वर्ण संकरता से यहाँ मतलब ये था कि जो मौर्योत्तर काल है इसमें कई सारे विदेशी आक्रमणकारियों के हमले हुए और कुछ लोग यहीं पे बस गए, तो उनको वर्ण व्यवस्था में जब उनको प्रवेश करना था, है ना, तो कहीं ना कहीं वो वर्ण संकरता को फैलाते, है ना, उसको रोकने के लिए इन लोगों ने प्रयास किए। सतकर्णी प्रथम ने अंग कुल की महारथी, है ना, अंग कुल की महारथी या महारथी, है ना, की पुत्री किसका? नागनिका से विवाह किया। ठीक है, पुलुमावी ने रुद्रदामन की पुत्री से। ठीक है ना। सातवाहन राजाओं के नाम मात्र प्रधान होना स्त्रियों की सम्मानपूर्ण स्थिति का सूचक है। मूर्तियों से भी हमें उन्हें अपने पति के साथ बौद्ध प्रतीकों की पूजा करते हुए, सभाओं में भाग लेते हुए, अतिथियों का सत्कार करते हुए दिखाया गया है। ये बातें इस बात का प्रमाण है कि ये जो है स्त्रियों की अच्छी स्थिति थी। धर्म की बात करें तो सातवाहन शासनकाल में दक्षिण भारत में वैदिक और बौद्ध दोनों धर्मों की उन्नति हुई। हाल की जो गाथा सप्तशती किताब थी कि प्रारंभ जो है वह शिव की पूजा से होता है। हाल ने जो गाथा सप्तशती लिखी इसका प्रारंभ शिव जी की पूजा से होता है। इंद्र, कृष्ण, पशुपति और गौरी की पूजा का भी उल्लेख इस किताब में हमको मिलता है। गौतमी पुत्र सतकर्णी को नासिक प्रशस्ति में वेदों का आश्रय या वेदों का प्रश्रय तथा अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया है ना। वेदों का प्रश्रयदाता या आश्रयदाता और अद्वितीय ब्राह्मण जो है वो गौतमी पुत्र सतकर्णी को नासिक प्रशस्ति में कहा गया है। चलिए, सातवाहन काल में दक्कन की सभी गुफाएं लगभग बौद्ध धर्म से संबंधित थीं। कार्ले और नासिक में गुहा विहारों क्षेत्रों का निर्माण कराया। इन्होंने अमरावती, नागार्जुनकोंडा, श्रीशैल, है ना, आदि इस धर्म के प्रमुख केंद्र थे जहाँ पे इन्होंने इस संबंध में कार्य किए। इस समय बौद्ध संघ के अंतर्गत कई संप्रदाय आते थे, जैसे भदानीय है ना, और यह नासिक और कन्हेरी में रहते थे। और दूसरा है धम्मोत्तरी या सोपारा में निवास करते थे। एक महासंदिग्ध थे जो कार्ले में और उसके आसपास इनका निवास था। ठीक है ना, महासंदिग्ध। परंतु इन संप्रदाय के बीच आपसी कला और विद्रोह की भावना नहीं थी। देखिए, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि बौद्ध संप्रदाय के अंतर्गत कई सारे संप्रदाय तो थे जो विभिन्न क्षेत्रों में निवास भी करते थे, लेकिन में किसी प्रकार के आपसी कला विद्वेष की भावना नहीं थी। ऐसा कोई भी प्रमाण नहीं मिला है। कभी कभी एक ही विहार में कई संप्रदाय के लोग या बौद्ध भिक्षु जो है वो निवास करते थे, है ना। नागार्जुनकोंडा और जग्गैपेट में अनेक स्तूप और चैत्यों का लोगों ने निर्माण कराया। सातवाहनों की आर्थिक दशा की हम लोग बात करें तो भारत में जो अनुदान, भूमि अनुदान का जो प्राचीनतम जो अभिलेखीय साक्ष्य मिलता है वो सातवाहनों के समय में ही मिलता है। ठीक है, इस समय अगर बात की जाए तो राजा कृषक के रूप में, छठवां भाग कर के रूप में लेता था। व्यापार व्यवसायों की चर्चा मिलती है। मिलंद पन्नों में 75 व्यवसायों की चर्चा है ना, जिनमें बात आगे हम करें महावस्तु जो है ग्रंथ है उसमें राजगृह के पास निवास करने वाले 36 प्रकार के शिल्पियों की चर्चा मिलती है।
प्रत्येक व्यावसायिक संघ की एक अलग ही श्रेणी होती थी, जिसका प्रधान जो है वो श्रेष्ठिन कहलाता था। श्रेष्ठी के कार्यालय को निगम सभा कहा जाता था। श्रेणियों को अपना एक अलग व्यापारिक नियम भी होता था, जिसे हम श्रेणी धर्म के नाम से जानते हैं, और इन्हें राज्य की ओर से मान्यता प्राप्त थी। नासिक लेख से पता चलता है कि गोवर्धन में बनकरों की एक श्रेणी ने पास में ही 2000 कहापण या करशापणों की एक अक्षय निधि, जिसे अक्षय निधि मतलब स्थायी पूंजी है ना, जो है 1% मासिक ब्याज की दर पर जमा की गई थी। व्यवसाय में चांदी और तांबे के सिक्कों का प्रयोग होता था, जिन्हें करशापण कहा जाता था। हैदराबाद के संग्रहालय में सातवाहनों के लगभग 50,000 सिक्के आपको प्राप्त हो जाएंगे, जो वहाँ पर सुरक्षित हैं। कला स्थापत्य की बात की जाए तो अमरावती स्तूप की बात करें। स्तूपों में अमरावती आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले का स्तूप जो कि सर्वाधिक प्रसिद्ध है। आंध्र प्रदेश में अमराराम है ना का एक प्रसिद्ध शिव तीर्थ ही अमरावती का नाम प्रसिद्ध हुआ है, और इसी को अमरेश्वर भी कहा जाता है। संप्रति इसकी स्थिति गुंटूर जिले में कृष्णा नदी के तट पर है। तो जो अमरावती स्तूप है वो गुंटूर जिले में है, और नदी जो है वो कृष्णा नदी के तट पर है ना, और इसे अमरेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। लेखों में अमरावती का नाम धान्य कटक भी मिलता है ना। कुमार स्वामी यहाँ की शिल्पकला को भारतीय कला का एक अत्यंत विलासी एवं अति सुकुमार पुष्प मानते हैं। तो कई बार क्वेश्चन हो सकता है बन जाए कि शिल्पकला जो कि कहाँ की शिल्पकला को भारतीय कला का अत्यंत विलासी और अति सुकुमार पुष्प माना जाता है, तो कुमार स्वामी ने अमरावती का नाम इस संदर्भ में लिया है। अमरावती चलिए उसके बाद हम नागार्जुन कोंड स्तूप की बात करें कि अमरावती से लगभग 95 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर में स्थित है नागार्जुन पहाड़ी, जो कि कृष्णा नदी के तट पर है। यहाँ पर 3री शताब्दी ईस्वी में स्तूप का निर्माण कराया गया। यहाँ पे इक्ष्वाकु वंशी राजाओं की राजधानी भी थी, जो सातवाहन के उत्तराधिकारी। ये सातवाहन वंश का पतन हो गया और उसके बाद इक्ष्वाकु वंश का शासन आया, तो उनकी राजधानी भी यहाँ पर मौजूद थी। नागार्जुन कोंड को एक अन्य नाम विजयपुरी के नाम से भी जानते हैं, है ना। ये महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन आया है, विजयपुरी, है ना। आगे चल के देखते हैं। इक्ष्वाकु नरेश मराठी पुत्र वीर पुरुष दत्त का शासनकाल में यहाँ पर महास्तूप का निर्माण एवं संवर्धन हुआ। उसकी एक रानी थी जिसका नाम था बपी सिरिनिका। का एक लेख जो है वो महाचैत्य के निर्माण से जुड़ा हुआ है। निर्माण कार्य के लिए कई अधिकारियों की भी नियुक्ति की गई। सर्वप्रथम इस स्तूप को खोजने का काम जो है 1926 में लॉन्गहास्ट नामक एक व्यक्ति ने किया था। नागार्जुन कोंडा स्तूप की प्रमुख विशेषता जो है यहाँ आयकों का निर्माण है। आयक एक विशेष प्रकार का चबूतरा होता है। इस स्तूप की वेदिका में प्रवेश द्वार तो मिलता है, लेकिन तोरणों का अभाव है, तोरण अभाव। चलिए नेक्स्ट, चैत्य विहार पे देखें। पर्वत गुफाओं को खोदकर गुहा विहार बनवाने की जो परंपरा मौर्य काल में प्रारंभ हुई थी, सातवाहन काल में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई। खुदाई का कार्य जो है यहाँ पे लगातार रहा, उसके लिए कई सारी चर्चाएं आगे मिलेंगी, है ना। हम लोग इसको देखते हैं। चैत्य शब्द का अर्थ होता है चिता संबंधी। शवदाह के पश्चात बचे हुए अवशेषों को भूमि में गाड़कर उन पर जो समाधियां बनाई गई उन्हें प्रारंभ में चैत्य स्तूप कहा जाता है। इन समाधियों में महापुरुष के धातु अवशेष सुरक्षित रहते हैं, अतः चैत्य उपासना के केंद्र बन गए। कालांतर में बौद्ध ने इन्हें अपनी उपासना का केंद्र बना लिया। इस कारण चैत्य वास्तु बौद्ध धर्म का अभिन्न अंग बन गया। पहले चैत्य स्तूप खुले स्थान पर होता था, किंतु बाद में भवनों में स्थापित हो गए। इस प्रकार भवन जो है वो चैत्य ग्रह कहलाए। 2 प्रकार से बनते थे चैत्य, एक पहाड़ों को काटकर बनाए जाते थे, दूसरा ईंट पत्थर की सहायता से खुले स्थानों पर।
इस प्रकार चैत्यगृह वस्तुतः प्रार्थना भवन है जिन्हें हम गुहा मंदिर कहा जाता है, जो स्तूपों के समीप बनाए जाते थे, जबकि विहार जो होते थे वह बौद्ध भिक्षुओं के निवास को कहा गया। ये मठ या संघाराम भी एक प्रकार से कहलाए जाते थे। हीनयान धर्म से संबंधित प्रमुख चैत्यों की अगर हम बात करें तो भाजा, कौंडिन्य, पीतलखोरा, अजंता है ना, नासिक और कार्ले। इनमें किसी प्रकार का अलंकरण या मूर्ति नहीं मिलती है तथा साधारण स्तूप ही प्राप्त होते हैं। सब हीनयान धर्म से संबंधित हैं। भाजा की बात करें तो भाजा पुणे जिले में स्थित है और भाजा की गुफाएं पश्चिमी महाराष्ट्र की सबसे प्राचीन गुफाओं में से मानी जाती है। नेक्स्ट है कोंडाना। कोंडाना जो है वो भी आपको कोलावा जिले में मिल जाएगा, है ना। पीतलखोरा आपको खानदेश में पड़ता है। शतमाला नामक पहाड़ी में जो है पीतलखोरा की गुफाएं खोदी गई हैं, वहाँ भी स्तूप अपन को प्राप्त हो जाते हैं। अजंता सभी लोग जानते हैं, औरंगाबाद जिले में है। वेडसा की गुफाएं ये कार्ले के दक्षिण में है। नासिक की गुफाएं गोदावरी के तट पर स्थित हैं। कार्ले महाराष्ट्र के पुणे में स्थित भोरघाट नामक पहाड़ी पर कार्ले की गुफाएं खोदी गई, कलात्मक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक भव्य चैत्यगृह और 3 विहार यहाँ से प्राप्त होते हैं। कन्हेरी की गुफाएं मुंबई के पास में स्थित हैं। अगर और दूसरी गुफाओं की बात की जाए तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर के समीप उदयगिरी और खंडगिरी की भी गुफाओं का उल्लेख मिलता है ना। गणेश गुफा में आखेट के दृश्य, उदयन वासव दत्ता, दुष्यंत शकुंतला जैसे कथानकों के दृश्य जो है उत्कीर्ण मिलते हैं। कहाँ पे मिलते हैं भैया ये सब? हाथी गुम्फा में, उदयगिरी की गुफाओं में। उदयगिरी की गुफाओं के कुछ नाम है: रानी गुम्फा, मंचपुरी, हाथी गुम्फा, व्याघ्र गुम्फा। और उदयगिरी की गुफाओं उड़ीसा में जो है, मध्य प्रदेश नहीं उड़ीसा वाला है, वहाँ पे गणेश गुफा में आखेट के दृश्य मिलते हैं। उदयन वासव दत्ता और दुष्यंत शकुंतला जैसे कथानकों के दृश्य भी हमको उदय जो गिरी है वहाँ के मिलते हैं। खंडगिरी की में भी कई गुफाएं मिलती हैं जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। धन्यवाद। और ये एक छोटा सा वीडियो था जिसमें हमने काफ़ी कुछ जानकारी आपको देने का प्रयास किया है। आशा आपको लोगों को ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों के बीच शेयर करिए ताकि मुझे भी इस बात की प्रेरणा मिल सके। बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।